हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। और जो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। क्लास 11th में ये जब बच्चे पढ़ते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं इस चैप्टर से। हालांकि उनका चूंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर है नहीं, लेकिन बस थोड़ी सी यहाँ पे अवेयरनेस रखनी पड़ती है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ती है, और उसके बाद ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन का ये चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है, अकाउंट सब्जेक्ट में। तो आज के क्लास में हम लोग ये चैप्टर को अच्छे से करेंगे, अच्छे से डील करेंगे। इसके जो जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, और एक दो क्वेश्चंस में अगर होगा तो वो आपको करके दिखा दूंगा साथ साथ ही, ठीक है। बाकी अगर आपको उसके बाद कोई भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी डिस्कस कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, क्वेरी लिख सकते हो, या आप मेरा लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रीच आउट करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले दो चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। दो चीजें जान लेनी जो जरूरी है वो एक है हमारा बैंक बुक और एक है हमारा पासबुक। बैंक बुक क्या होता है और पासबुक क्या होता है, ये दो चीजें जब हम लोग जान लेंगे फिर हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो बैंक बुक क्या होता है, जैसे कि कैश बुक होता है ना हमारा, जो हमारा कैश बुक होता है जिसमें हम लोग सारे कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको याद होगा जब मैं कैश बुक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि कैश बुक कभी कभी सिंगल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें सिर्फ कैश के कॉलम होते हैं, कभी कभी डबल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें कैश कॉलम के साथ साथ बैंक के कॉलम होते हैं, और कभी कभी वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें कैश और बैंक के अलावा डिस्काउंट कॉलम होता था। तो बैंक का कॉलम जो होता है ना हमारे कैश बुक में, वही एक तरह से हमारा बैंक बुक है। वही एक तरह से हमारा क्या है, बैंक बुक है। उसी उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम अपने बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम अपने उस बैंक कॉलम में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहां तक हम लोग ने अच्छे से समझा था इस चीज को। जैसे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश रिलेटेड हो रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में हो जाएगी। अगर कोई ट्रांजेक्शन बैंक में हिट ले रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसे निकाल रहे हैं या बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट करवा रहे हैं या बैंक में किसी से पेमेंट ले रहे हैं, तो वो सारा ट्रांजेक्शन हमारे बैंक के कॉलम में आता था। तो आज तो बैंक बुक हमारा इस तरह से ये हो गया। और ऑन अदर हैंड हमारा जो पासबुक है वो क्या होता है, पासबुक क्या होता है ना कि आप जब किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, आपको एक पासबुक देती है। उसमें वो क्या करती है ना, पीरियड बाय पीरियड आपके साथ बैंक के हुए ट्रांजेक्शन को उसमें वो मेंशन करके आपको एक स्टेटमेंट दिखाती है कि आपका बैंक के पास, बैंक के हिसाब से आपका इतना रुपया बनता है, इतना रुपया बैलेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, मैंने 100 रुपए जाके मैंने बैंक में जमा किए, ठीक है। मैंने बैंक में जाके 100 रुपए जमा किए, तो वो मैं अपने बैंक बुक में भी लिखूंगा। जब मैं बैंक बुक बोल रहा हूं तो मैं कैश बुक की बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। मैं बैंक बुक में लिखूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए और टू कैश, ये एंट्री करूंगा। तो मैं अपने बैंक, अपने हिसाब से बैंक में लिख दिया 100 रुपए। अब मेरे बुक्स के हिसाब से बैंक में मेरे 100 रुपए हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे से पैसे लेगा और मुझे क्रेडिट कर देगा, मुझे मतलब कि मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, कैश उसके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और टू माई अकाउंट यानी कि टू जो मेरा अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा। तो मेरे अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में वो शो करेगा 100 रुपए। तो इस हिसाब से मेरे पासबुक में भी 100 रुपए दिख रहे हैं और मेरे बैंक बुक में भी 100 रुपए दिख रहे हैं, तो दोनों मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि चूंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं मेरे बैंक के साथ, और डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि जो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, जो बहुत से रीजन, अब वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि रीजन क्या होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, कि कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस एज पर बैंक बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों मैच नहीं करता है। और वो क्यों नहीं करता वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके साथ क्या डील करना है, कैसे डील करना है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वही आज के इस चैप्टर में का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो बैंक रिकंसिलेशन
स्टेटमेंट, जैसे कि अपने नाम से ये क्लैरिफाई कर रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिकंसिलेशन बनाते हैं। रिकंसिलेशन मतलब होता है रिकंसाइल करना। रिकंसाइल मतलब मिलाना, मैच करना। किसका किससे मैच करना? तो बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ मैच करना, या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस एज पर पासबुक के साथ मैच करना। तो ये जो मैचिंग का प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकंसिलेशन। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं, किसका? बैलेंस एज पर माई बुक एज पर और विथ बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज बैलेंस एज पर बैंक। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर बैंक बुक मैच करता है। तो यहां तक हुई एक बात। अब इस कैसे मैच करता है ये जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस आते क्यों हैं, किस वजह से डिफरेंस आते हैं। तो इस में डिफरेंस जो आते हैं ना, बेसिकली दो मेजर रीजन की वजह से आते हैं। एक रीजन है हमारा बाय टाइमिंग डिफरेंस, एक रीजन है हमारा टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ट्रांजेक्शन मैं अपने हिसाब से अपने बुक्स में एंटर कर लेता हूं, उसको अकाउंट फॉर कर लेता हूं, और बैंक के पास जाते जाते उस ट्रांजेक्शन को बैंक तक पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लग जाता है, और उस ड्यूरिंग वो टाइम में हमारा बैलेंस डिफर करता है। जो बैलेंस मेरे बैंक बुक में दिखता है वो एज पर बैंक नहीं होता, वो कुछ अलग होता है। ऑब्वियसली क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन जिसका रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया, बैंक ने उसका नहीं किया, तो जब तक बैंक उसको अकाउंट फॉर नहीं कर लेगा तब तक हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ऐसे डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे डिफरेंस को हम लोग कहते हैं डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, ऐसे डिफरेंसेस को हम लोग टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। दूसरा जो हमारा रीजन होता है बैलेंस मैच नहीं करने का, उसको होता है एरर, ड्यू टू एरर बाय मिस्टेक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, पहले मैं आपको एक टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने 50 रुपए का एक चेक इशू कर दिया, मैंने किसी को पेमेंट करना था, मुझे किसी को पेमेंट करना था, मैंने क्या किया, 50 रुपए का एक चेक इशू कर दिया किसी के नाम पे। तो मैं जैसे ही उसको चेक करके इशू करूंगा, मैं क्या करूंगा, अपने बुक्स में लिख लूंगा कि बैंक में मेरे 50 रुपए कम हो गए, करूंगा। पार्टी अकाउंट जितनी पार्टी को दूंगा मैं उसको डेबिट करके अपने बैंक को क्रेडिट कर लूंगा, मैं अपने बैंक से पैसे को कम कर लूंगा। अब वो पार्टी बैंक जाएगा 4 दिन के बाद वो चेक को डिपॉजिट करने के लिए, तो वो बैंक गया 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद जब वो बैंक पहुंचा और उसके बाद वो चेक क्लियर हुआ, तब तक तो मेरे बैंक में बढ़े हुए पैसे दिख रहे थे ना 50 रुपए से, जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो जाता। तो ये क्या, इस ऐसे डिफरेंस को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जो ट्रांजेक्शन मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने बाद में रिकॉर्ड किया, तो ये जो टाइमिंग का गैप बन गया ना, इसके वजह से इस डिफरेंस को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा एक डिफरेंस है, से फॉर एग्जांपल मान लो मैंने चेक इशू किया 50 रुपए का, मैंने गलती से 50 की जगह पे 500 से क्रेडिट कर दिया बैंक को, तो मेरा बैंक बैलेंस कितने से कम हो गया? 500 से कम हो गया। अब बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस कितने से कम होगा? 50 रुपए से कम होगा। तो मेरा बैलेंस बैंक के हिसाब से 50 रुपए से कम है और मेरे हिसाब से 500 रुपए से कम है। तो ये जो 450 का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्यों है? ये ड्यू टू एरर है, ये ड्यू टू मिस्टेक है। तो बस इसी दो रीजन से, मेनली यही दो ब्रॉड रीजन बताए गए हैं जिसकी वजह से हमारे बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। अब हमें कैसे डील करना है कैसे डील करना है इन डिफरेंसेस से, ये हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पहले तो मैं 2-4 ट्रांजिशन ऐसे डिस्कस कर लूंगा, मैं हालांकि बुक में जब जाऊंगा तो वहां पे डिस्कस कर लूंगा कि कैसे कौन कौन से ट्रांजिशन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। और ये जो डिफरेंसेस के साथ डील करने का तरीका है ना, ये बेसिकली दो तरीका है। एक, पहले तो या तो आप अपना कैश बुक को एडजस्ट कर लीजिए, और दूसरा बिना एडजस्ट किए हम कैसे डील करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अब जब मैं बात करूं कैश बुक एडजस्ट कर लीजिए, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बैंक अपने आप कर लेते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। जैसे इंटरेस्ट का क्रेडिट हो जाना, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, तो बैंक अपने मन से इंटरेस्ट दे देता है, कभी देता है, जैसा 25th ऑफ एवरी क्वार्टर को देता है तो वो इंटरेस्ट दे देता है। मुझे जब पता चलेगा कि इंटरेस्ट आया तब मैं अकाउंट फॉर करूंगा, तब तक तो वो डिफरेंस अराइज रहेगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपने अकाउंट फॉर नहीं किया, बैंक ने कर दिए, आप वो फाइंड आउट करके कर लो, अपना वापस से कैश बुक एडजस्ट कर लो, आप अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को एडजस्ट कर लो, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। तो अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट कैश बुक में कर लिया, उसके बाद वो आपके रिकंसिलेशन का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उससे तो आपका फिर डिफरेंसेस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो आपने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया। ठीक है,
और अगर आप कैश बुक एडजस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप कैश बुक एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपका रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगा और आपको वहां पे प्लस माइनस करके एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं बार बार बात कर रहा हूं रिकंसिलेशन की, तो रिकंसिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? रिकंसिलेशन में हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि ये बैलेंस एज पर पासबुक है और ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। ये बैंक के हिसाब से मेरा इतना पैसा है और ये मेरे हिसाब से मेरा इतना पैसा है, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे इस दोनों को मैच करना है, मुझे इस दोनों को मैच करना है। अगर मेरा पासबुक बढ़ा हुआ दिख रहा है, अगर मेरा पासबुक बढ़ा हुआ दिख रहा है, मतलब पासबुक में ज्यादा अमाउंट दिख रहा है और मेरे कैश बुक में कम अमाउंट है, और मैं कैश बुक से अगर चल लूँ ना, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, तो अगर मेरा पासबुक में बढ़ा हुआ है तो मैं इसको उठा के यहां कर दूंगा। अब ये उठा के ऐसे नहीं कर दूंगा, मैं ऐसे रीजंस फाइंड आउट करूंगा कि ये कम क्यों रह गया या फिर ये बढ़ कैसे गया। जिस भी रीजन से ये बढ़ गया वही रीजन से इसको बढ़ा दीजिए, या फिर जिस भी रीजन से ये कम रह गया उस रीजन से इसको बढ़ा दीजिए, तो ये मैच कर जाएगा। अगर मैं कैश बुक से नहीं, अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करता हूं तो पासबुक को मैं चेंज करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि दोनों को सेम लेवल पे लाके रख देना है, ठीक है। अभी जब मैं बात करूं कहां से स्टार्ट करने की, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 4 हो सकता है, 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब जब मैं 4 स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो सुनिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, बैंक में अगर आपका पैसा है, अगर आपका बैंक में पैसा है तो आपके हिसाब से कैश बुक में आपके बैंक के कॉलम का डेबिट बैलेंस होगा। स्वाभाविक सी बात है ना, अगर आपका बैंक में पैसा है तो बैंक में डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक के हिसाब से आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में अगर मेरा क्रेडिट अमाउंट शो कर रहा है, इसका मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है, और अगर मेरा कैश बुक में डेबिट शो कर रहा है, इसका मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है। तो अगर मेरा पैसा बैंक के पास है, इसका दो चीज हो सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर मैं कैश बुक की तरफ से देखूं तो डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक की तरफ से देखूं तो क्रेडिट बैलेंस होगा। वाइस वर्सा, उल्टा अगर करूं तो कभी कभी ओवरड्राफ्ट हो जाता है, मतलब मैंने पैसे जमा किए बैंक में 100, मैंने निकाल लिए 150, तो बैंक का पैसा मेरे पे चढ़ गया 50 रुपए। तो उस केस में क्या होगा? मेरे कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, मेरे कैश बुक में क्या दिखेगा? क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट इज क्रेडिट बैलेंस। और मेरे पासबुक में कौन सा बैलेंस दिखेगा? डेबिट, क्योंकि बैंक ने मुझे डेबिट करके रखा होगा, क्योंकि बैंक को मुझसे पैसे लेने हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टोटल 4 केसेस बनते हैं, एक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तीसरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और चौथा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इसमें से दो जो केस है वो एक ही केस को डील करते हैं, दो सिनेरियो एक ही केस को डील करते हैं। जो मेरा फेवरेबल सिचुएशन होगा, फेवरेबल सिचुएशन मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है, दैट रिप्रेजेंट्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और साइमल्टेनियसली हमारा जो अनफेवरेबल सिचुएशन है वो है हमारा कि बैंक का पैसा मेरे ऊपर है, मतलब वो मेरी एक तरह का कर्ज है, उसको कैसे शो होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये चारों में से कुछ भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि डेबिट आपके पास तो आपको कैश बुक में दिख रहा है ना कि आपके हिसाब से बैंक में कितना पैसा है, और दूसरा बैंक से आप पासबुक अपडेट करवा लीजिए, बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पता चलेगा बैंक के हिसाब से आपका बैंक में कितना पैसा है। अब आपका क्या काम है? आपका काम है दोनों को मिला लीजिए। मिलाने के लिए आप रीजन फाइंड आउट करेंगे, मिलाने के लिए आप रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी दो सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन ये होगा कि आपको पता है कि डिफरेंसेस किस रीजन से, जैसे कि मैंने पता है कि मैंने एक चेक इशू किया है जो अभी बैंक पहुंचा नहीं है, इसलिए वो डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो ये वो केस हो गया जब आपको पता है कि डिफरेंस किस वजह से है। और एक केस हो सकता है कि जब आपको पता ही नहीं कि डिफरेंस किस वजह से है। तो पहला केस जब आपको पता है कि डिफरेंसेस किस वजह से, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस डिफरेंस को ऐड और लेस कर देना, एडजस्ट कर देना, और आपको देख लेना है कि आपका बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैशबुक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या फिर अगर आपको नहीं पता है, दूसरा केस, अगर आपको नहीं पता है कि ये डिफरेंसेस आपको किस वजह से, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? उस केस में आपको करना होगा 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या होगा कि आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में जितने भी ट्रांजेक्शन हिट हुए उसको एक एक करके मैच करना शुरू करोगे अपने कैशबुक के एंट्री के साथ, और फिर वहां ढूंढोगे कि कौन सा ऐसा एंट्री है जो पासबुक में तो इफेक्ट किया लेकिन कैशबुक में इफेक्ट नहीं किया, या फिर कैशबुक में तो इफेक्ट किया लेकिन पासबुक में इफेक्ट नहीं किया, और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे और उस वजह से उसके बाद हम लोग उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर का
होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों को मैच करना है। ठीक है, ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? दो वजह से आते हैं, टाइमिंग की वजह से और एरर की वजह से। ये भी हम लोग देख लिए। अब एक एक करके मैं बुक में ले चलूंगा आपको और वहां पे दिखाऊंगा कि एक एक करके कितने कितने तरह के डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और उनको किस तरह से डील किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बुक में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारा चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। और इस चैप्टर के यहाँ पे देखिए सेलेंट फीचर का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिकंसिलिएशन क्यों होता है, इसका क्या फीचर है। तो रिकंसिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर। रिकंसिलिएशन करने से हमारा फायदा क्या होता है? ये कोई भी एरर हमारे सामने ला के रख देता है दैट मे हैव बीन कमिटेड ईदर इन द कैश बुक और पासबुक, या तो कैश बुक में या फिर पासबुक में कोई भी अगर एरर हुआ रहता है तो हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक। अगर कोई भी चेक क्लियर होने में कुछ डिले हो रहा है तो हमारे रिकंसिलिएशन से हमको पता चल जाता है और उसके बाद हम उसका फॉलोअप लेके उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो ये हमारा कुछ फीचर्स है। उसके बाद जो एक फीचर है, रेगुलर रिकंसिलिएशन से डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट। किसी भी तरह के कोई भी मेल प्रैक्टिस से ये हमें बचाता है। ठीक है, ये इसका फीचर्स है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो डिफरेंस है, एक टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा है डिफरेंस अराइज्ड ड्यू टू एरर, एरर की वजह से, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पासबुक की बात कर रहा है। पासबुक क्या होता है? बैंक पासबुक। पासबुक तो हम लोग सब जानते हैं, बैंक जो हमें पासबुक देती है जिसमें वो हमारा सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके हमें अपडेट करके देता है और हमें बताता है कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो ये हमारा पासबुक है। और इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर दो चीज हम डील करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ऑलवेज रिकॉर्डेड एट टू प्लेस। दो प्लेस पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, एक हमारे बुक में बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और दूसरा बैंक स्टेटमेंट दैट इज पासबुक। तो दिस इज हमारा बैंक बुक, ये हमारा बैंक बुक हो गया और ये हमारा पासबुक हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो रिकंसिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर। कोई भी एरर होता है ये हमारे सामने ला के रख देता है। ठीक है, जो भी कैश बुक में हो या पासबुक में हो, कोई भी तरह का अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक, जैसे ऊपर में दिया हुआ तो वो है। एम्बेजलमेंट को रोकता है, एम्बेजलमेंट को डिस्करेज करता है। या हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल और ट्रू पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ एनी अनक्लियर्ड फंड एज वेल। ये हमारे सामने ट्रू पिक्चर ला के रख देता है अगर कोई फंड अनक्लियर्ड है तो उसको एडजस्ट करने के बाद। कॉजेज ऑफ डिफरेंस में दो तरह का डिफरेंस है, एक टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा है ट्रांजेक्शन और एरर का डिफरेंस। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर छूट गया या फिर कोई भी तरह का एरर हो गया, मतलब कि अमाउंट का एरर या फिर गलत अकाउंट में एंट्री कर दिए या फिर किसी भी तरह से अगर कोई एरर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उससे हमारा डिफरेंस अराइज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द आइटम दैट फ्रीक्वेंटली कॉज अ डिफरेंस। कुछ चीजें जो जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होती है। तो पहला आइटम जैसा कि आप लोग देख रहे हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट की बात कर रहा है। द एंट्री द कैश बुक इज मेड इमीडिएटली ऑन द, मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने अपने बैंक बुक से कम कर दिया होगा उसको, बट वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट करने के लिए, तो मेरा बैंक अभी भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। इस वजह से डिफरेंस है। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। मैंने चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो जैसे मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया मैंने अपने बुक्स में ऐड कर लिया होगा बैलेंस को, लेकिन वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट में नहीं क्रेडिट होगा, तो उस वजह से डिफरेंस हो सकता है। थर्ड है आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक अगर आपको कोई इंटरेस्ट क्रेडिट करती हो तो आपको जब पता चलेगा तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बैंक तो आपको पहले क्रेडिट कर देता है, तो उस वजह से भी आपका डिफरेंस आ जाता है। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज बाय बैंक। अगर आपसे किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज करता है या कोई भी तरह का खर्चा चार्ज करता है, चार्जेस करता है, तो जैसे कि एटीएम का चार्जेस करता है, तो वो सब बैंक अपने हिसाब से डिडक्ट कर लेती है। मुझे जब पता चलेगा तब मैं अकाउंट फॉर करूंगा, तो उस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आपने अगर किसी भी सिक्योरिटी में पैसे लगा के रखे हैं तो अगर आपको डिविडेंड मिलना है या इंटरेस्ट आना है तो आपके बैंक में पहले क्रेडिट हो जाता है, आपको बाद में पता चलता है। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अगर आपने कोई भी पेमेंट ऑथोराइजेशन बैंक को करके रखा है कि आपके बिहाफ में बैंक पेमेंट कर दिया करेगा, जैसे आजकल हम लोग डीटीएच की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑटो कट हो जाता है, तो उससे क्या होता है बैंक को आपने अलाउ करके रखा है कि वो आपके चार्जेस ऑटोमेटिकली पे कर देगा और आपको बाद में पता चलेगा। तो जब आपको पता चलेगा आप तब रिकॉर्ड करोगे, बैंक क्या करेगा पहले ही आपके बैंक स्टेटमेंट में अपडेट कर देगा, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, कोई भी कस्टमर अगर हमारा सीधा बैंक में पेमेंट कर देता है तो मुझे बाद में पता चलता है बैंक पहले क्रेडिट कर देता है। डिसऑनर ऑफ बिल, ये हम बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। बिल कलेक्टेड बाय बैंक, फिर अगेन हम लोग ये बिल
बैंक बिल वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। ये फर्दर कुछ एक टेबल बना के दिया हुआ है, समराइजिंग इन द ब्रीफ टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन की लिस्ट दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है कि कैश बुक में आप कब रिकॉर्ड करते हैं और पासबुक में वो कब रिकॉर्ड होता है। ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा, खासा कुछ है नहीं। फिर आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में बेहतर बताया हुआ कि पासबुक दिया हुआ है आपके सामने और फिर नीचे कैश बुक दिया हुआ है। फिर दोनों में लाइन बाय लाइन आप एक बार रीड करोगे तो पता चल जाएगा। रिकंसिलेशन के दो तरीके हैं। रिकंसिलेशन ऑफ द टू स्टेटमेंट कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीके हैं। एक अराइव एट पासबुक फ्रॉम कैशबुक, कैशबुक से पासबुक तक पहुंचेंगे, और दूसरा है अराइव एट कैशबुक फ्रॉम पासबुक, पासबुक से कैशबुक तक पहुंचेंगे। एक कैशबुक से पासबुक, दूसरा पासबुक से कैशबुक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल कंटिन्यू हो रहा है। प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग द कैशबुक बैलेंस विद पासबुक बैलेंस, कैशबुक बैलेंस को किस तरह से रिकंसाइल करेंगे हम लोग पासबुक बैलेंस के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि चार बैलेंसेस हो सकते हैं हमारे सामने चार बैलेंस, एक डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं क्या कह रहा था, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों सेम है और फिर ये दोनों सेम है, 1 4 2 3, ये फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है। देखिए यहां पे बताया हुआ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कितने तरह का प्रॉब्लम है। अगर व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर गिवन, अगर मुझे पता है कि किस वजह से डिफरेंस है, उसके बाद क्या करेंगे। अगर अब कॉजेज ऑफ डिफरेंस नॉट गिवन, तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो रिकंसिलेशन विदाउट एडजस्टिंग द कैशबुक, बिना कैशबुक एडजस्ट किए हम रिकंसाइल कर सकते हैं, या फिर कैशबुक एडजस्ट करने के बाद रिकंसाइल कर सकते हैं। इस केस में भी एक बिफोर, यहाँ पे एफर दिया हुआ है, यहाँ पे बिफोर होगा, विदाउट रिकंसिलेशन विदाउट एडजस्टिंग कैशबुक, रिकंसिलेशन आफ्टर एडजस्टिंग कैशबुक। ये भी मैंने आपको बताया था कि कैशबुक को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब वेन डिफरेंस कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नोन, अगर पता है तो जो भी आपका डिफरेंसेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा एज इट इज एडजस्ट कर देंगे। अगर मुझे इफ द कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नॉट नोन, देन वन हैज टू कंपेयर द डेबिट एंट्रीज ऑफ द कैश बुक विद द क्रेडिट एंट्रीज ऑफ द पासबुक एंड वाइस वर्सा। कैशबुक के डेबिट को पासबुक के क्रेडिट के साथ मैच करेंगे और कैशबुक के क्रेडिट को पासबुक के डेबिट के साथ मैच करेंगे। क्योंकि कैशबुक में हम डेबिट कब करते हैं, जब हम पैसे जमा करते हैं, तो उस वक्त बैंक हमें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब हम डेबिट करते हैं तो बैंक हमको क्रेडिट करता है, तो क्रेडिट को डेबिट के साथ मैच करेंगे और डेबिट को क्रेडिट के साथ मैच करेंगे और 1 to 1 मैच करके हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, लोकेट करेंगे, ठीक है। ये कैशबुक का आपके साथ में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलेशन, कितने तरीके से बैंक रिकंसिलेशन हो सकता है, तो दो तरीके से हो सकता है। एक विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैशबुक, और विद जब विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैशबुक है ना, तो जो भी जिस भी रीजन से आपका कैशबुक और पासबुक नहीं मिल रहा है उसका आप सीधा एडजस्ट कर दीजिए कैशबुक बैलेंस एज पर कैशबुक में, तो आप बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंच जाएंगे। अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक में एडजस्ट करेंगे तो आप बैलेंस एज पर कैशबुक तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कैशबुक एडजस्ट करना है तो आप एक काम करिए, पहले अगर आपको लगता है आपने कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया कैशबुक में जिस वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करिए, आप अपना कैशबुक को एडजस्ट कर लीजिए, कैशबुक को अपडेट कर लीजिए। जब तक आप कैशबुक को अपडेट, क्या होता है ना कि अगर मुझे कोई डेटा मैच नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। उससे क्या होता है कि अपडेटेड शीट मेरे पास रहता है, उससे फिर मैच करना ज्यादा आसान होता है, या फिर हाई चांसेस होते हैं कि अपडेट करने के साथ ही हमारा वो मैच कर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जहां पे कॉजेज ऑफ डिफरेंस बहुत सारे लिखे हुए हैं कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे करके, और चार सिचुएशन दिए हुए हैं, वही जो चार सिचुएशन की मैं ऊपर बात कर रहा था, जिसमें कि दो फेवरेबल है और दो अनफेवरेबल है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे तो सीधा लिख दिया कि सबसेट करना है या ऐड करना है या ऐड करना है या सबसेट करना है। मैं हालांकि ये आपको नहीं बता बोलूंगा कि आप ये याद कर लो या रट लो, यहाँ पे रटने जैसे कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, हर चीज बहुत ही आसान है। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने दो चार केस डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट किया तो क्या हुआ होगा। पहले मैं मान के चलता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि मेरा फेवरेबल बैलेंस है, तो मेरा कैश बुक मैंने कैश बुक में पैसे जोड़ दिए होंगे, ऐड कर दिए होंगे, मेरे बैंक कॉलम में पैसे जोड़ दिए होंगे। मैंने जैसे ही चेक जमा किया मैंने अपने हिसाब में लिख लिया, अच्छा मेरे बैंक में इतने पैसे ऐड हो गए। बैंक में क्लियर हुआ नहीं, तो बैंक में क्लियर हुआ नहीं तो बैंक का स्टेटमेंट आपका बढ़ा नहीं, बैंक में क्रेडिट हुआ नहीं, तो अब बैंक आपका कम है, बैंक आपका कम है, कैशबुक आपका बढ़ा हुआ है, पासबुक कम है, कैशबुक बढ़ा हुआ है। अब चल कैशबुक से रहो तो आप क्या करोगे, कम हो जाओगे, तो कम हो जाओगे तो मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर अगर मुझे क्या करना है, मेरे कैशबुक में डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस था, मतलब मैं उधार पे चल रहा था,
तो उधार -50 था, मतलब -50 था, क्रेडिट बैलेंस 50 था, क्रेडिट बैलेंस 50 था। तो अब क्या करोगे, आप आपका आपका चेक जमा हुआ नहीं है बैंक में, तो इसका मतलब आपका और ज्यादा माइनस में रहा होगा, तो आपने जमा करके -50 तक पहुंचे होगे। तो आपको क्या करो, से फॉर एग्जाम्पल आपने चेक जमा किया था 100 रुपए का, जो कि हुआ नहीं, क्लियर हुआ नहीं, तो आपके बैंक में बैलेंस दिख रहा है -50। इसका मतलब आपका चेक जमा होने के बाद का इफेक्ट है -50, तो चेक क्लियर होने के पहले का इफेक्ट रहा होगा -150। तब तो 100 रुपए का चेक जमा किया, तो आपका बैलेंस अब बचा -50। तो अभी क्या करोगे आप, बैलेंस एज पर पासबुक दिख रहा है -150, आपका बैलेंस दिख रहा है -50, आप क्या करोगे, -50 में प्लस -100 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते जाओगे कब सब्सट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है, ये एक बार के लिए आप बस सोचते जाना है कि अच्छा कब क्या करना है, कब क्या करना है, तो वो आपके साथ फिर हो जाएगा अकॉर्डिंगली। अगर कोई भी तरह का कभी दिक्कत होता है, जैसे यहाँ पे ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेबिट साइड का, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड, मैंने डेबिट साइड कैश बुक को मैंने डेबिट साइड में ज्यादा जोड़ दिया, ओवर कास्ट कर दिया। ओवर कास्ट कर देंगे तो फेवरेबल के केस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे और अनफेवरेबल के केस में ऐड कर देंगे। यही क्या था ना हम लोग, चेक चेक डिपॉजिट वर नॉट क्लियर्ड में भी तो यही सीन था कि मैंने ऐड कर दिया, बैंक ने ऐड नहीं किया, तो मैंने ऐड कर दिया, बैंक ने ऐड नहीं किया, तो मैं लेस कर दूंगा, या मैंने ऐड नहीं किया, बैंक ने ऐड कर दिया, तो मैं भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं पासबुक से चलता हूं तो अगर मैं पासबुक से चलता हूं तो मैंने ऐड कर दिया, बैंक ने ऐड नहीं कर दिया, तो पासबुक में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे देखोगे, अगर जैसा कैशबुक में हो रहा है ना, उसका ठीक उल्टा पासबुक में होगा। अगर कैशबुक में सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो पासबुक में ऐड होगा, अगर कैशबुक में यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड होगा। और देखोगे, और कैशबुक और पासबुक उल्टा चलता है, और फेवरेबल और अनफेवरेबल भी उल्टा चलता है। तो अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है तो यहाँ पे भी ऐड है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक और फेवरेबल एज पर पासबुक दोनों सेम साथ चलता है, और सिमिलरली फेवरेबल एज पर कैश बुक और अनफेवरेबल एज पर पासबुक दोनों सेम चलता है। हालांकि मैं कोई याद करने की तरीके या नुस्खे नहीं बता रहा हूँ, बस एक कॉमन सेंस की बात है। आप जब थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो ये चीज आपके साथ आसानी से डील हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दो प्रेजेंटेशन की बात है यहाँ पे, बैलेंस प्रेजेंटेशन प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। हालांकि ये कुछ ज्यादा रिलेवेंस है नहीं। बैलेंस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस अपडेट करते रहते हैं, बैलेंस अपडेट करते रहते हैं। और प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्रेजेंटेशन के साथ दिया हुआ है, इसमें हम लोग प्लस अमाउंट, जो भी प्लस अमाउंट को एक साथ लिखते हैं, माइनस अमाउंट को एक साथ लिखते हैं, और लास्ट में जाके उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 आई है, मैं आपके सामने एक बार चलिए डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरे हिसाब से बैलेंस कितना है, 2,40,000। ठीक है, मेरे हिसाब से बैलेंस कितना है बैंक में, 2,40,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब मैंने अपने आप में लेस कर दिया, बैंक में लेस हुआ ही नहीं। मैंने लेस कर दिया लेकिन बैंक में लेस हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने इशू किया है ना, तो मैं लेस किया होगा। तो मेरे हिसाब से बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए, 376। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या है, ऐड कर दिया है ये 136 को, क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने लेस कर दिया, बैंक लेस नहीं किया ही नहीं, तो मैं भी अपने आप में ऐड कर दे रहा हूं। मैंने लेस कर दिया, बैंक ने लेस किया नहीं, तो मैं ऐड कर दूंगा। फिर चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर, तो मैंने ऐड कर दिया, बैंक ने ऐड किया ही नहीं, तो मैं लेस कर दूंगा, तो 90,000 को लेस करेगा। देखिए 90,000 को लेस कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि बैंक ने चार्ज काट लिया 300 रुपए, तो बैंक लेस कर दिया, मैंने लेस नहीं किया, तो चलो मैं भी लेस कर दूंगा, तो 300 रुपए भी मैं लेस कर दूंगा। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250, तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो बैंक ने ऐड कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने भी ऐड कर देना है। और उस तरह से हमारा बैलेंस एज पर पासबुक 286,950 है, और हम अपने पासबुक तक पहुंच जाएंगे। तो सिंपल से इतना आसान सा क्वेश्चन रहता है, बस प्रैक्टिस करने की बात है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है, और इस तरह से जो है हमारा सारा क्वेश्चन डील हो जाता है। इसके बाद और कोई फर्दर कंसेप्ट है नहीं इस चैप्टर में हालांकि। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज हमारे चैप्टर में बस इतना सही था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा शांत मन से सोचना है कि आपके बैंक में क्या इफेक्ट आ रहेगा और आपके कैशबुक में क्या इफेक्ट आएगा, और इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको मैं बताऊं, रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप ये 11 इलस्ट्रेशन है यहाँ तक आप कर लीजिए, उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अलग से फंसते हो, अगर कहीं पे भी आपको अलग से दिक्कत होती है, अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो फिर आपको घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपकी क्वेरी का जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हमारा बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर खत्म होता है, और इस पे और कोई डिस्कशन है नहीं कॉन्सेप्ट वाइज।
ठीक है। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके एरर्स कम होंगे। स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, वो होनी होनी लाजमी है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाओगे वो आपकी दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन सेशन होगा वो हमारा एक्चुअली ये चैप्टर 3 था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। चैप्टर 4 है हमारा इन्वेंट्री का, जो कि मैंने ऑलरेडी सबसे पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, बहुत पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपडेट अपलोडेड है। आप जाके वहां पे विजिट करके उसको देख सकते हो। 3 पार्ट में है शायद, या 2 पार्ट में, पता नहीं। आप उसको देख सकते हो और वो आपका हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर 5 है हमारा नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 डिस्कस करूंगा। तब तक मैं आपसे यही कहता हूँ कि एक बार वापस आप सारे वीडियोस को देखते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है बहुत छोटा, आधे घंटे के अराउंड मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एक बार गो थ्रूली रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या फिर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे देखिए, आगे भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अभी तक यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।